नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे पीएम मोदी के मिशन कश्मीर की, चुनाव आयोग पर उठे सवाल की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने दी सौगात। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे, जहां वो श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम और विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। बता दें कि 6400 करोड़ से ज़्यादा का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलान्यास किया है। बता दें कि 1000 से ज़्यादा युवाओं को जॉब का लेटर दिया और उनकी समस्या का समाधान भी किया है। पीएम मोदी ने बख्शी स्टेडियम की सभा में कहा कि धरती के स्वर्ग और आने के एहसास शब्दों पर है। यह वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। यह भी जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया है। इसकी आंखें पर भविष्य चमक रही है, चुनौतियों के पार करने का हौसला है। पीएम मोदी ने अपने एक्स पर लिखा है कि मैंने एक दोस्त नाजिम के साथ अपनी सेल्फी ली है। नाजिम जो काम कर रहा है उसे मुझे बहुत प्रभावित किया है। जनसभा के दौरान उन्होंने मुझसे सेल्फी लेने का आग्रह किया है। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। उनका उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को मुक्त भोगी रहा है। यह बैंक के में अपने नाते रिश्तेदारों और भाइयों से भतीजों का भी भारकार इनका परिवारवाद है। बैंक में कमर तोड़ दी गई थी। हमने बैंक को 1000 करोड़ की मदद देना तय किया है। जब जो डूबने वाला बैंक था आज उसका मुनाफा 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। पीएम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास की नई ऊंचाई पर छू रहा है, आज खुलासा सांस ले रहा है। और 370 हटने के बाद और दशकों तक कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 का नाम जम्मू कश्मीर में नहीं देने दिया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरीके से 370 हटाई गई है तो उसको देखते हुए हम उसके भविष्य का उज्जवल बना दिया गया है। लेकिन जो युवा हैं उनको नौकरी में जो है रोजगार भी दिया जा रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहां पर 1000 से ज़्यादा युवाओं को जो है जॉब का लेटर भी बांटे गए थे। लेकिन उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। लखनऊ में एक बार फिर से ओपी राजभर अपने बयान को लेकर चर्चाओं में हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। अक्सर अपने उलूल जुलूल बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। मंत्री की बनने के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान दिया जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ओम प्रकाश राजभर ने कार्यक्रम में 3 ऐसी बातें की जो वायरल हो रही हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि उनकी सेटिंग सीधा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से है, जो कि देश के सबसे पावरफुल लोग हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में अगर कोई सबसे पावरफुल है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनके बाद अगर कोई पावरफुल है तो राजभर ने कहा कि योगी जी उनको बैठकर शपथ दिला रहे थे। लखनऊ में अवैध मदरसों पर एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। एसआईटी के जांच में 13,000 मदरसे अवैध पाए गए हैं। अब एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, जिसके बाद सरकार कार्रवाई तय करेगी। वहीं दूसरी तरफ एसआईटी की जांच पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एसआईटी को जांच सौंपी गई थी, जिसमें एसआईटी प्रदेश भर के मदरसों की जांच कर रही थी। अब एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है, जिसमें पाया गया है कि 13,000 मदरसे ऐसे हैं जो अवैध हैं। वहीं इनमें से कुछ ऐसे भी मदरसे हैं जिन्हें खाड़ी देशों से करोड़ों रुपए अनुदान मिले हैं। अब यह माना जा रहा है कि जिस तरह से एसआईटी जांच में पता चला है कि इन मदरसों में बच्चों का शोषण भी किया जाता था, ऐसे में अब रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि जो मदरसे अवैध पाए गए हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता।
देहरादून में आज नारी शक्ति महोत्सव बनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गाड़ी में सवार है और साफ तौर पर जो लोग हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुंची है हज़ारों की संख्या में, उनके द्वारा आज अभिनंदन किया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। फूल बरसाए जा रहे हैं, साथ साथ बड़े स्तर पे ये पूरा कार्यक्रम किया गया है। करीब 15 से 16 हज़ार महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। त्यागी रोड से लेकर बन्नू ग्राउंड तक ये पूरा कार्यक्रम था। इसके बाद नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम किया जाएगा। साथ में उनके मौजूद हैं जो लोकसभा सीट से टिहरी से माला लक्ष्मी शाह उनके साथ मौजूद है, साथ साथ राज्यसभा सांसद उनके साथ मौजूद है। तो तमाम विधायक के साथ साथ आज एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी में आयोजित हो रहा है, जो लोकसभा चुनाव से पहले का एक कार्यक्रम कह सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले समय लोकसभा चुनाव में जो प्रचंड जीत की भाजपा बात कर रही है, वही उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता। कांग्रेस ने उठाए चुनाव आयोग पर सवाल। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी को लेकर के एक एडवाइजरी जारी की है, उनके बयानों को लेकर के, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर अपनी बयानों में प्रधानमंत्री के ऊपर जब भी पलटवार करते हैं तो कई ऐसे आपत्तिजनक शब्द हैं, जैसे वो प्रधानमंत्री को कई बार जो है अपशब्द बोल चुके हैं, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एडवाइजरी जारी की है कि जब भी आप भविष्य में बोलें, आप अपने शब्दों की मर्यादा पर ध्यान रखें और आप क्या बोल रहे हैं इस बात को लेकर के आपको और सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ये इलेक्शन कमीशन ने सलाह जारी किया राहुल गांधी को लेकर के। उसी को लेकर के कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जब राहुल गांधी को लेकर के सलाह जारी कर रही है तो उसे प्रधानमंत्री के शब्दों का, गृह मंत्री के शब्दों का, इनको भी उसे सलाह जारी करना चाहिए, क्योंकि उनका यह आरोप है कि इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर काम कर रहा है। इसलिए वो राहुल गांधी को तो नोटिस जारी कर देते हैं, लेकिन बीजेपी के बाकी नेताओं, बाकी स्टार प्रचारकों का क्या, उनके शब्दों का क्या? कांग्रेस का ये कहना है कि राहुल गांधी को अगर आपने एडवाइजरी जारी किया है, सलाह जारी किया है, तो आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को आप उनको ये सलाह जारी क्यों नहीं करते हैं? तो ये जो बयानबाजी चल रही है दोनों को लेकर के, क्योंकि ये बयानबाजी सिर्फ इलेक्शन कमीशन की एक एडवाइजरी को लेकर चल रही है, जो इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को लेकर के जारी किया था। अब हालांकि ये राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, अब देखना है आगे इलेक्शन कमीशन का क्या टेक होता है। फिलहाल मैं कैमरामैन सौरभ के साथ शिवम दुबे, इंडिया वॉइस। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आज सुबह इरफान सोलंकी का जो आवास, जाजमऊ स्थित आवास है, वहां पर ईडी की टीम ने छापेमारी कर दी। इस छापेमारी के दौरान ईडी को टीम को सूत्रों के मुताबिक कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। आपको बता दें कि इरफान बीते 1 साल से महाराजगंज जेल में बंद है। इरफान पर आरोप था कि उन्होंने अपने जो जाजमऊ स्थित आवास है, वहीं पर एक महिला का प्लाट था, उसमें आगजनी की थी। इरफान के साथ साथ उनका जो भाई है रिजवान सोलंकी, वो भी अभी कानपुर जेल में ही बंद है। अगर हम ईडी के छापे की बात करते हैं तो इरफान के करीबी कहे जाने वाले हाजी वसी जो बिल्डर है, उनके घर पर भी ईडी पहुंची है। इसके अलावा इरफान की जो करीबी सपा नेत्री हैं नूरी शौकत, उनके घर पर भी लगातार जो ईडी की टीम है वो छापेमारी कर रही है। बीते कई घंटे हो चुके हैं और लगातार जो ईडी की छापेमारी है वो इन तीनों घरों पर ही जा रही है। इसके अलावा सूत्रों की अगर माने तो इरफान के जो कानपुर के अलावा जो बॉम्बे में जो उनका मकान है और जो उनके आवास है, जो भी उनके ठिकाने हैं कानपुर के अलावा और भी जगह, वहाँ पर भी ईडी की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो इरफान की मुश्किलें कहीं से भी कम होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि इरफान पर जो फर्जी आधार कार्ड के जरिए हवाई यात्रा करने का आरोप था, वो आरोप पर सिद्ध हो गए हैं। और इस पूरे दिल्ली के सीएम केजरीवाल को मिला है कोर्ट का समन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अब तक 8 समन भेजा है और लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के जवाब में केवल और केवल इन समन को गैर कानूनी बताया है, जिसके बाद एक बार फिर से ईडी ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आज इसी मामले को लेकर के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई और इस मामले में सुनवाई के दौरान एक बार फिर से
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा, जिसमें कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। साफ कहा जा सकता है कि शराब घोटाले की जांच की आंच में मुख्यमंत्री का नाम जब से सामने आया है, तब से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने जब नोटिस का जवाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया था, तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और उसकी अगली सुनवाई भी 16 मार्च को ही होनी है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पहले से ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और अब जांच की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आई हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब क्या 16 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से पेश होते हैं या नहीं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी में अब भी जारी है। दिल्ली में जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। सिर्फ इतना हो पाया कि जो अभी तक 40 से ऊपर जो नाम पार्टी के पास आए थे दावेदारों के, उसमें कुछ छंटनी जरूर हो पाई है। अब सिर्फ 15 नाम यहाँ पर बचे हैं। उन 15 नामों में भी पार्टी की एक और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक यहाँ पर होगी और उन सब नामों को और सीमित करने का काम किया जाएगा। जो जिताऊ होंगे सिर्फ उन्हें ही मौका देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की एक और बैठक के बाद उन नामों को जो चयन नाम जिन दावेदारों का चयन यहाँ पर किया जाएगा, उनको CWC के लिए भेजा जाएगा। CWC। लखनऊ में शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आमान। 69,000 शिक्षक भर्ती जो लगातार अभ्यर्थी राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें पिछले 2 सालों से ये राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। 6,800 जो सीटें हैं जो चयनित हुई थी, जिनकी लिस्टें भी आ चुकी थी और इनके नाम भी आ चुके थे, उन भर्ती की मांग को लेकर ये लगातार राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करते हैं, तो कभी ये बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करते हैं। लेकिन इनके लगातार प्रदर्शन करने के बाद भी और इनका मंत्रियों के आवास का घेराव करने के बाद भी इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। इनका साफ तौर से कहना है जो पिछली नियुक्तियां थी, जो 6,800 पदों के लिए हम लोगों को चयनित किया गया था, तो हम लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा है। बस लगातार इनकी यही मांग को लेके ये पूरे राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं से भी अभी तक 6,800 जो भर्तियां हैं उनकी किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना किसी तरह का कोई आश्वासन इनको अभी तक मिला है। आपको बता दें ये पूर्व में भी कई बार मंत्रियों के घरों का घेराव कर चुके हैं और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का भी ये घेराव कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस आश्वासन इनको नहीं मिला है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। जौनपुर के बाहुबली सांसद करेंगे हाईकोर्ट में अपील। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा व 1.5 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है। वह एमपी एमएलए कोर्ट के फैसला आने के बाद धनंजय सिंह हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में नमामि गंगा प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल के साथ मारपीट, रंगदारी और अपहरण के मामले में धनंजय सिंह को जेल भेजा गया है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया है। जेल जाते समय धनंजय सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वायरल बयान में धनंजय सिंह कह रहे हैं चुनाव से रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। वहीं आपको बता दें कि धनंजय सिंह अब हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा धनंजय सिंह के पक्ष में ये फैसला आता है या नहीं। लेकिन चर्चा ये है कि धनंजय सिंह की पत्नी जो है लोकसभा चुनाव में ताल ठोक सकती हैं। आपको ये भी बता दें कि धनंजय सिंह जो है जौनपुर लोकसभा सीट से जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। 2 दिन पहले धनंजय सिंह का एक सोशल मीडिया पे एक बयान आता है, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम। उसके बाद जो है कहा जाए धनंजय सिंह पर जो है कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। वहीं धनंजय सिंह की इस बयान के बाद जो है लोगों की एक आस जागी है, धनंजय सिंह हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी हाई कोर्ट का जो फैसला धनंजय सिंह के पक्ष में आता है या नहीं। यदि धनंजय सिंह के पक्ष में नहीं आया तो धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव में जो है ताल नहीं ठोक सकते। वही सभी को इंतजार है हाई कोर्ट द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वाइज। उत्तराखंड में नगर निगम के कर्मचारी बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी को लेकर धरना दे रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता।
भाजपा विधायक द्वारा नगर निगम के कर्मचारी और नगर आयुक्त पर अभद्रता करना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मंगलवार से ही जो प्रदर्शन है कर्मचारियों का वो देखने को मिला है और अब जो चालक संघ है उसने मुकदमा दर्ज करा दिया है भाजपा के सल्ट से विधायक महेश जिना के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गौरव कुमार जो IAS है, नगर आयुक्त है, उनके कैबिन में जो कर्मचारी हैं वो घुस चुके हैं। पूर्ण रूप से आज भी कार्य बहिष्कार किया गया है। अनिश्चितकाल के लिए कार्य बहिष्कार की मांग की गई थी और साथ साथ ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द जो विधायक है सल्ट के उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर कार्रवाई हो। इसके तहत यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स भी लगाया गया है। वहीं देहरादून शहर की मैं बात करूँ तो कूड़ा नहीं उठाया गया है, जिसके कारण पूरा शहर कूड़े में दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल स्थिति को संभालने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया था, जिसके बाद गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे को 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई थी। और इसके बाद अब मुकदमा दर्ज हो गया है। लगातार प्रशासन अपने तौर पर समन्वय बनाए हुए नजर आता हुआ नजर आ रहा है कि नगर आयुक्त और साथ साथ जो विधायक के बीच में हुई उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर हो जाए। लेकिन फिलहाल जो कर्मचारियों का क्रोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए देहरादून के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, आम जनमानस के लिए यहाँ पर खड़ी कर सकता है। फिलहाल जो लोग हैं, कर्मचारी हैं यहाँ पर, वो धरना प्रदर्शन की डटे हुए हैं और मांग यही है जल्द से जल्द विधायक गिरफ्तार हो या फिर वो नगर आयुक्त और कर्मचारियों से माफ़ी मांगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार। जौनपुर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम दे बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं आसपास लोगों की मदद से घायल जो है भाजपा नेता को अस्पताल लेकर लोग पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने भाजपा नेता को देख मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस 100 को पोस्टमार्टम भेज मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं जौनपुर के पुलिस अधीक्षक ने बदमाशों की पकड़ के लिए जो है टीम गठित कर दी गई है और पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जल्द बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। वही पूरे मामले को लेकर मृतक के परिवार में आक्रोश है। कहा जाए मृतक का परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की जानकारी जैसे ही भाजपा के पदाधिकारियों को होती है, खुद मौके पर पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है जनपद जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मृतक भाजपा नेता जो कि बीजेपी का जिला मंत्री बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल कॉलेज को मिली उड़ाने की धमकी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ समय से शिक्षण संस्थानों में बम से उड़ाने की धमकी लगातार मिल रही है, जिससे छात्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आज गुरुवार को एक बार फिर से साउथ कैंपस के रामलाल आनंद कॉलेज में बम से उड़ाने की धमकी मिली। दरअसल दिल्ली पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार साउथ कैंपस के रामलाल आनंद कॉलेज में सुबह तकरीबन 9:30 बजे स्टाफ के पास एक व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आता है, जिसमें उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है और ये मैसेज बताया जाता है कि पाकिस्तान से आया था। जिसके बाद स्टाफ हरकत में आया और इसकी जानकारी कॉलेज प्रशासन को दी गई। तुरंत कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस, बम स्क्वाड और तमाम जांच एजेंसी मौके पर पहुंची। हालांकि इस सूचना के बाद छात्रों में दहशत का माहौल बन गया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने छात्रों को एक एक करके कॉलेज के बाहर निकाला। आपको बता दें कि जिस समय ये धमकी भरा मैसेज आया था उस समय कॉलेज में क्लासेस चल रही थी, लेकिन इस धमकी के बाद दिन भर की तमाम क्लासेस को सस्पेंड कर दिया गया। अभी तक की जांच में दिल्ली पुलिस के हाथ में कोई भी संदिग्ध चीज़ बरामद नहीं हुई है, लिहाजा आशंका यही जताई जा रही है कि ये एक फर्जी धमकी थी। फिलहाल जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही है और देखना होगा कि पुलिस के हाथ में क्या लग पाता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बीते कुछ समय से शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं अभिभावकों में चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसी तरह की धमकी भरा मैसेज बीते दिनों दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी आया था, जिसके बाद अब रामलाल आनंद कॉलेज को निशाना बनाया गया। फिलहाल पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। प्रयागराज में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निकाली भड़ास। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज की एक दिन की यात्रा पर आज आए। बाकायदा एक निजी कार्यक्रम में वो शामिल होने आए थे।
जहां पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम राजनीतिक हलचल पर अपनी बेबाक टिप्पणी की। उन्होंने साफ तौर पर भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि ARO की जो परीक्षा है उस परीक्षा में अभ्यर्थियों के साथ जो हुआ है वो सब जानते हैं और ये सारी चीज़ें चुनाव नतीजे में इसका असर भी दिखेगा। वहीं अगर गठबंधन की बात करें तो उन्होंने अब फिलहाल गठबंधन में किसी और के शामिल होने पर फिलहाल इनकार किया है। वहीं ओवैसी को सवाल पर भी उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से राजनीतिक मूड में आ चुके हैं और वो भाजपा पर लगातार हमलावर है। भाजपा पर उन्होंने कई जोरदार हमले किए, चाहे गंगा की सफाई को लेकर के हो, चाहे ARO की जो परीक्षा हुई थी उसको लेकर के हो। प्रयागराज में अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव की फोटो से छेड़छाड़ी का एक मामला सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। ट्विटर पर अखिलेश और डिंपल की एक फोटोग्राफ तेजी से वायरल की गई, फेक फोटोग्राफ जिस पर इस तरह से चीज़ें दिखाई गई जैसे वो अतीक अहमद की और अशरफ की कब्र पर पहुंचे हों। हालांकि ये फेक फोटोग्राफ था जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में नाराज़गी है और उनका कहना है कि ये साजिशन कहीं ना कहीं इस तरह की फ़ोटो को वायरल किया गया है। ये फ़ोटो दरअसल मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर बाकायदा जो अखिलेश और डिंपल है वो पहुंचे थे, उसी फोटो को कहीं ना कहीं अतीक से रिलेट करते हुए उसको वायरल किया गया और इस तरह की बातें कही गई कि अतीक की कब्र पर पहुंचे थे। दरअसल ये फेक वीडियो था जिससे समाजवादी पार्टी के नाराज़ कार्यकर्ताओं ने बाकायदा जो ट्विटर अकाउंट होल्डर है उसके खिलाफ जॉर्ज टाउन थाने में FIR दर्ज कराई है, शिकायत की है और ये आरोप लगाया है कि जानबूझकर बीजेपी की लोगों की साजिश है और उनके IT सेल इस तरह की तमाम हरकतें कर रहे हैं जिसका समाजवादी पार्टी मुझको जवाब देगी। फिलहाल इस मामले में FIR हुई है और अब इस पूरे मामले में इस पूरे जो घटना है उसकी जांच की जा रही है। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। रायबरेली में दरोगा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है पूरा वीडियो, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली जिले का एक ऐसा मामला सामने आया है जो ऐसे पुलिस महकमे में तैनात दरोगा के द्वारा अपने विभाग के साथ उत्तर प्रदेश सरकार पर भी धब्बा लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के नसीराबाद थाने का है, जहां पर एक दरोगा तैनात है और उसके द्वारा एक लकड़ कटाई के मामले में उसको विवेचना दी गई थी मुकदमे की। तो उसी मुकदमे की विवेचना के दौरान वो लकड़ कट्टे से अवैध पैसे की वसूली कर रहा है और जिसका वीडियो किसी के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार अनेक प्रकार से हिदायत दे रही है कि ऐसे घूसखोरों पर कड़ी कार्यवाही की जाए और तत्काल ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए। लेकिन बता दें कि रायबरेली पुलिस की नाक की किरकिरी बना हुआ ये दरोगा, जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा तत्काल इसकी जांच कराते हुए इसको लाइन हाजिर कर दिया गया और विभागीय जांच इसके खिलाफ बैठा दी गई। इस मामले में अब देखना होगा कि किस प्रकार से विभागीय जांच की जाएगी और क्या आगे कार्यवाही इस दरोगा के खिलाफ की जाए। राजू तिवारी, इंडिया वाइज। गाजियाबाद में आबकारी और कर विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। आगामी लोकसभा चुनाव और होली आने को है, जिसको लेकर शराब माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में कल गाजियाबाद के आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मोहन नगर में चेकिंग के दौरान करीबन 4 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई है, जो कि शराब तस्कर हरियाणा और दिल्ली की मार्का की बोतलों को ट्रक में लोड कर दिल्ली से बॉर्डर क्रॉस कर गाजियाबाद में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन उनके मंसूबों को नाकाम करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान ट्रक को पकड़ लिया। जब ट्रक को पकड़ा तो उसमें से जो ड्राइवर थे वो मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जब ट्रक की चेकिंग की तो देखा कि तस्करों ने शराब की पेटियों को एक थर्माकोल के डब्बे के नीचे दबा के रख रखा था और पुलिस उसको ना पकड़ पाए, इसके लिए उन्होंने शराब तस्करों ने ऊपर से नमकीन बिस्कुट रख रखे थे ताकि पुलिस को वो चकमा दे सके। और फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।